हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी कक्षा छठी के इतिहास की जो किताब है हमारा अतीत, उसके तीसरे पाठ आरंभिक नगर को पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इस पाठ में हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो बच्चे हैं जिनका नाम है जसपाल और हरप्रीत। ये अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। इन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं पर लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर घर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो अब बच्चों हमारा पाठ शुरू होता है हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। आज से 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आज आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की क्या विशेषता थी? देखो बच्चों, इन नगरों में से कई को दो या ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, बांटा गया। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद उनकी दीवारें आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। तो ये देखो बच्चों, ये है हमारा हड़प्पा का जो एरिया, और ये रहा हमारा हड़प्पा नगर। ये रहा हड़प्पा, रावी नदी के किनारे है और यही हमारे गंगानगर में है कालीबंगा। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई, जैसे मोहनजोदड़ो। ये रहा बच्चों मोहनजोदड़ो। इस पर ऋतिक रोशन की एक फिल्म भी आई है। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था।
शायद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लोग थे, विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। इसी तरह कालीबंगा और लोथल, ये तो बच्चों है कालीबंगा और ये रहा बच्चों लोथल। कालीबंगा और लोथल में अग्नि कुंड मिले हैं जहां शायद यज्ञ किए जाते। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये है बच्चों वो महान स्नानागार। तो ये जो है, ये देखो, ये आने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। यहाँ पर पानी भर दिया जाता था, जो बाद में कुएं से पानी लाकर यहाँ डाल दिया जाता था, और यहाँ पे ये लोग बैठकर, बड़े बड़े लोग यहाँ पे स्नान करते थे और उसके बाद इसको खाली कर देते थे। ये जो प्लस्तर आपको दिख रहा है, इस प्लस्तर के ऊपर चारकोल की एक परत, ऐसे चारकोल की एक परत चढ़ाई हुई है ताकि पानी इसमें से रिसकर बाहर ना जाए। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई कुछ इस तरह, जैसे आजकल अपने घर बने होते हैं, सेम वैसी ईंटें होती थी। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। हर घर में एक स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। मान लो ये घर है बच्चों, ठीक है, इस घर का ये आंगन है। आंगन के चारों तरफ, जैसे आज हमारे घरों में कमरे हैं, ऐसे ही कमरे बना दिए जाते थे। और यहाँ पर एक जगह पर स्नानागार हो गया। कई घरों में कुआं भी होता था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता। अब देखो बच्चों, एक तो यहाँ पर हमें घर बताए गए हैं और एक हमने पिछले अध्याय में घर पढ़े थे। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या अंतर दिखता है, ये आप बताओ। अब ये देखो, ये नालियां हैं, ये घर की नाली है, ये घर की नाली जोड़ दी बड़ी नाली में, और ये बड़ी नाली आगे जाकर ये मेन होल बन गया। इस तरीके से घर बनाए जाते। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करते, मतलब लोग बहुत ज्यादा आते जाते रहते। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते। शायद ये यहाँ के शासक थे। हो सकता है कि ये लोगों दूसरों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों, सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो अब बच नहीं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते होंगे। ये देखो बच्चों, ये एक कुआं है जो मैंने आपको बताया ना, जिस कुएं में वो स्नानागार से पानी भर जाता था। यहाँ से पानी निकालकर स्नानागार में कर लेते थे, पीने का भी प्रयोग कर लिया जाता था। ये लोग अपने घरों पर या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते होंगे, वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते होंगे। साथ ही लाते थे सुदूर देश के किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने मिलते हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन कौन रहते होंगे और क्या ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते होंगे। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, ये जो एक है हड़प्पा की मोहर। अब देखो इस मोहर में ये जो चीज है ना, इसे हम कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं इसको? लिपि कहते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ आज तक जितनी भी लिपि पाई गई है उनमें सबसे सबसे प्राचीन लिपि है। पता नहीं चला इस पे क्या लिखा हुआ है। और ये है पकी मिट्टी के कुछ खिलौने, जो जिनसे बच्चे खेला करते थे। ये पकी मिट्टी के कुछ खिलौने हैं। अब ये है पत्थर के बाट। ये देखो, इन्हें, ये पत्थर के बाट हैं। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया। इनसे शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलना जाता था। अब इसी तरह से देखो, ये हैं मन के
पत्थरों को तलाश तलाश कर इनसे मनके बनाए गए हैं। और ये देखो, ये कितने प्यारे प्यारे मनके हैं, इनके अंदर छेद किया है ताकि धागा डालकर इनसे माला बनाई जा सके। और ये पत्थर के धारदार फलक हैं। और ये एक कढ़ाईदार देखो, अब ये जो ये एक मूर्ति मिली है जिसने कढ़ाईदार वस्त्र पहने, जैसे ऐसे वस्त्र पहने जिनके ऊपर कढ़ाई की हुई है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट आदमी होगा जिसके कढ़ाई वाले वस्त्र पहन रखे हैं। आओ अब ऐसी कुछ और चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों से मिली है। इनको पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी जैसी चीजें, धातुओं से बनी चीजें मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते। सबसे बड़ी आज आकर्षक चीज मिली है मनके, बाट और फलक। ये तो मैंने आपको बताया, ये पत्थर के बाट हैं, ये हमें यहाँ पे मनके मिलते हैं, और ये जो है ये फलक मिले। सबसे शानदार चीज ये मिली। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। जो पिछले पेज पर हमने देखा, इन पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। ये लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। पिछले पार्ट में हमने जिनको पढ़ा था, जिन गांवों को क्या वहां पे धातु का उपयोग होता था या पत्थर के बाट बनाते थे, नहीं बनाते। हमने पिछली बार पढ़ा था कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान का ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। मतलब जो कपड़े के टुकड़े कहाँ मिले हैं? चांदी के एक फूलदान के ढक्कन पर और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत। तकलियां क्या होती है बच्चों? ऐसे करके ना एक तकली होती है जिस पर कताई की जाती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ, एक्सपर्ट, जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे कि पत्थर तराशना, मनके चमकाना या मोहरों पर पच्चीकारी करना। अब ये देखो, ये मूर्ति देखो, कितना चेहरा कितना शानदार है इस मूर्ति का, देख रहे हो ना? ये मूर्ति का चेहरा देखो, इसके देखो दाढ़ी का डिजाइन कितना शानदार बनाया हुआ है। ये काम कोई विशेषज्ञ मूर्तिकार ही कर सकता है, हर आदमी विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। अब हमें ये भी नहीं पता था, अभी पुरुष ही ऐसे कामों में एक्सपर्ट होते थे या महिलाएं भी होती थी। शायद कुछ पुरुष और महिलाएं दोनों ही इस तरह के काम करते थे। फेयंस देखो, पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या सफाटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी जिसका रंग नीला या हल्का समुद्री हरा होता था। फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उस पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलता है या किसान और पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे कि लकड़ी हमें वनों से मिलती है, धातु के अयस्क इसे हम खोद कर निकालते हैं, ये कच्चे माल हैं। इनसे कई तरह की चीजें बनाई जाती है। जैसे किसान कपास उगाते हैं तो कपास को हम कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वहां मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसी चीजों का वो दूर दूर से आयात करते थे, दूर दूर से मंगवाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात शायद आज के राजस्थान से करते थे। अब देखो बच्चों, ये चीजों को एक से दूसरी जगह पर कैसे ले जाते थे? तो ये आप देख रहे हो, एक तरह की गाड़ी सी बनी हुई है जिसमें पहिया है। यहां तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक से,
बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये देखो बच्चों, एक तो ये खिलौना है, किसी छोटे बच्चे का खिलौना है, छोटी सी एक गाड़ी है, और एक है मोहर। तो ये मोहर में हम क्या देख रहे हैं, ये एक नाव बनी हुई है बच्चों, देख रहे हो ना, ये एक नाव बनी हुई है, बड़ी सारी नाव। तो इनके पास में नाव थी, या हम इसे कह सकते हैं एक बड़ा सारा जहाज बना हुआ है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या आपको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? अब एक देखो, बच्चों का खिलौना हल। अभी देखो, ये बच्चों का खिलौना हल है, ये किसी छोटे बच्चे का खिलौना हल है, वहां हड़प्पा से मिला है। आजकल तो ज्यादातर हल चलाने वाले किसान पुरुष होते हैं, पता नहीं हड़प्पा में क्या सिस्टम था। लोग नगरों के अलावा गांवों में रहते थे, अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते। पौधों के अवशेष से पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। देखो बच्चों, ये हल है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि लकड़ी से बने थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। शायद पानी को इकट्ठा किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उससे सिंचाई की जाती। हड़प्पा के लोग गायें, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फल इकट्ठे करते थे, मछलियां पालते थे, हिरन जैसे लोग जानवरों का भी शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था, जहां साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, जो आपको बताया था, एक निचला हिस्सा, एक ऊपर वाला हिस्सा। वहीं धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया है। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई। इसके अंदर जाने के बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को शायद लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते। गुजरात के खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये है लोथल का बंदरगाह, एक बड़ा सारा तालाब है। ये शायद लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र से आने वाली नावें रुक, शायद माल को यहाँ चढ़ाया उतारा जाता होगा। लोथल पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। इस भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप भी मिली है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने के उपकरण और तैयार मनके भी मिले। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहर क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा ना, कोई छाप लगा देते हैं हम, गोल सा। अब बच्चों ने भी अपने, जब आप छोटे हो गए तो आपने अपने अंगूठे पर स्याही लगाकर एक छाप सी लगाई होगी, इस तरीके की, है ना। इसे हम कहते हैं मोहर। मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उसके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं।
अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं। आज भी मोहर का प्रयोग होता है, बताओ किसके लिए होता है? तो देखो बच्चों, आज हम कई जगह पर, जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल के कार्ड पर और इन चीजों पर मोहर लगाई जाती है। ठीक है, सभ्यता के अंत का रहस्य। अचानक 3900 साल पहले बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा गढ़ बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं है क्यों हुआ। कुछ विद्वान कहते हैं कि नदियां सूख गई, कुछ कहते हैं जंगल खत्म हो गए। हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह, घास वाले मैदान खत्म हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, पर पता नहीं चलता कि सबका अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जो हम चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, अपने एटलस में मिस्र को ढूंढना है। नील नदी मिस्र में बहती है। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर सारा मिस्र रेगिस्तान। 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात के लिए अपनी सेनाएं दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए, जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। देखो बच्चों, आपने फिल्मों में भी देखे होंगे, ये पिरामिड से होती हैं। राजाओं के मरने पर इनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इनके शवों के साथ कई चीजें और दफनाई जाती थी, जैसे खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर। कभी कभी शवों के साथ इनके सेवक सेविकाओं को भी दफना देते थे। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता। आपको क्या लगता है, मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ी होगी तो नहीं पड़ी होगी? ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा होता है। इस चैप्टर में हमने सीखा नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल और सिंचाई। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।